स्कूल में हम सब ने ना एक बुनियादी बीजगणित मेरा मतलब है अलजेब्रा का एक फॉर्मूला रटा था। a+b का होल स्क्वायर। हाँ, a² + b² + 2ab। बिल्कुल वही। ये फॉर्मूला इतना आम है कि हम बिना सोचे बस बोल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक गणित का समीकरण ना होकर भविष्य के सबसे शक्तिशाली और संप्रभु राष्ट्रों को खड़ा करने का ब्लूप्रिंट हो। ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है शुरुआत में। है ना? मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि गणित का काम सिर्फ संख्याओं को मापना या गिनना है, जैसे एक सेब और एक सेब मिलकर 2 सेब होते हैं। ये एक बहुत ही सीधा, स्पष्ट और रेखिक या कहें तो लीनियर नजरिया है। बिल्कुल एक के बाद एक कदम वाला नजरिया। हाँ, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री पे चर्चा कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के समाजशास्त्र और सॉवरेन सिस्टम आर्किटेक्चर के एक ऐसे संगम पर केंद्रित है जो इस पूरी सोच को पलट के रख देता है। सही कहा आपने। हम उस एक्स्ट्रा 2a की बात कर रहे हैं जो केवल कागज पर मौजूद कोई संख्या नहीं है बल्कि एक छिपी हुई असीम शक्ति है। और यही हमारा मिशन है आज, ये समझना कि कैसे 11D रियलिटी मॉडल और अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स इस पुराने लीनियर मॉडल को पूरी तरह से बदल रहे हैं। और ये बदलाव वाकई में बहुत हैरान करने वाला है क्योंकि आज तक हमने पूरी दुनिया के विकास को उसी पुराने लीनियर a+b मॉडल के नजरिए से देखा है, जहां हर चीज एक कदम दर कदम प्रक्रिया है। लेकिन जो दस्तावेज और थ्योरीज आज हम एनालाइज कर रहे हैं वे इस 11D रियलिटी मॉडल की बात करते हैं। ये कोई साधारण अपग्रेड नहीं है सॉफ्टवेयर का। तो ये क्या है फिर? ये इस बात का पूरा पुनर्निर्माण है कि समाज, अर्थव्यवस्थाएं और व्यक्ति एक साथ कैसे काम करते हैं। यहां एक और एक मिलकर सिर्फ 2 नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसा इंटरैक्शन सरप्लस पैदा करते हैं जिसकी गणना करना पुराने मॉडल्स के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पुराने रैखिक सिस्टम को समझने के लिए ना जरा एक पुरानी फैक्ट्री की कल्पना करते हैं। हाँ, बताइए। जहां एक इंसान मशीन का सिर्फ एक पुर्जा है। हाँ। या फिर एक शहर के ट्रैफिक जैम को ही ले लीजिए। हाँ। हर इंसान अपनी गाड़ी लेकर एक ही हाईवे पर निकला है। हाँ। हर गाड़ी एक व्यक्ति यानी एक आइडेंटिटी है। बिल्कुल। जब शहर की आबादी बढ़ती है तो सिस्टम बस और गाड़ियां सड़क पर उतार देता है। जी। ये सीधा गणित है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा गाड़ियां। और उसका नतीजा क्या होता है? भयंकर ट्रैफिक जैम। हाँ, इंजनों का शोर, धुआं और आगे बढ़ने के लिए लगातार ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल। ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस घर्षण यानी फ्रिक्शन में बर्बाद हो जाता है। हाँ। लोग थके हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। सही कहा। पुराने सिस्टम में व्यक्ति की अहमियत सिर्फ इसी ट्रैफिक की एक और गाड़ी जैसी होती है जिसका काम कभी नहीं बढ़ता। लेकिन जब हम इस 11D मॉडल और अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये पूरी तस्वीर कैसे बदलती है। हाँ, वो ट्रैफिक जाम वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है क्योंकि वो लीनियर विकास की सबसे बड़ी खामी को उजागर करता है, यानी घर्षण। अब अगर हम इस 11D मॉडल में आएं तो आपको ट्रैफिक जाम की जगह आसमान में उड़ने वाले परिंदों के उस विशाल झुंड की कल्पना करनी होगी जिसे हम मर्मुरेशन कहते हैं। अच्छा, वो जो शाम के वक्त लाखों पक्षी एक साथ उड़ते? हाँ, बिल्कुल वही। लाखों पक्षी एक साथ आसमान में उड़ते हैं, गोते लगाते हैं और अचानक दिशा बदलते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से टकराता नहीं है। वहां कोई केंद्रीय कमांडर नहीं है जो उन्हें निर्देश दे रहा हो। हाँ, वे सब बस अपने आप एक सिंक में होते हैं। हाँ, वे सब एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट लय में जुड़े होते हैं। इन पेपर्स में इसी लय को फेज लॉक्ड आइडेंटिटीज कहा गया है। हम सिस्टम में सिर्फ नए लोग या कर्मचारी नहीं जोड़ रहे हैं, हम उन्हें एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही दिशा में फेज लॉक कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, ये फेज लॉक्ड शब्द सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि हर व्यक्ति से उसकी आजादी छीन ली गई है और उसे एक रोबोट की तरह काम करने पर मजबूर किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब रोबोट बनना नहीं बल्कि रुकावटों का खत्म होना है। अच्छा। परिंदों के झुंड में हर पक्षी आजाद है, लेकिन चूंकि वे सब एक साथ सिंक में उड़ रहे हैं इसलिए हवा का दबाव या एरोडायनेमिक ड्रैग उनके लिए कम हो जाता है। इसे पेपर्स में रेजोनेंट एम्प्लीफिकेशन कहा गया है। तो इंसानों के मामले में ये ड्रैग क्या है? इंसानों के मामले में साधारण दुनिया में एक व्यक्ति का बहुत सारा समय और ऊर्जा सिर्फ शोर यानी नॉइज को संभालने में बर्बाद हो जाती है। जैसे कि कागजी कार्रवाई करना। बिल्कुल, कागजी कार्रवाई, अलग अलग पोर्टल्स पर डेटा सिंक करना या बार बार अपनी पहचान साबित करना।
ये सब उस हाईवे का ट्रैफिक जैम है। लेकिन इस 11D कोहेरेंट सिस्टम में ये सारा शोर सिस्टम खुद पीछे से संभाल लेता है। मतलब वो व्यक्ति अब उस घर्षण से, उस फ्रिक्शन से आजाद है। एकदम सही। और जब वो व्यक्ति इन रोजमर्रा की बाधाओं से मुक्त हो जाता है तो उसकी मेहनत या उसका प्रभाव 1, 2, 3 की तरह लीनियरली नहीं बढ़ता, उसे एक्सपोनेंशियल यूटिलिटी मिलती है। तो वो जो A था वो अब A² बन जाता है। हाँ, वो व्यक्ति जो पहले सिर्फ A था वो अब A², A³ और इसी तरह A to the power n यानी A की पावर n बन जाता है। इसे ही पेपर्स में द पावर ऑफ 1 कहा गया है। व्यक्ति का एक यूनिट काम इस कोहेरेंट फील्ड के सभी 11 आयामों में गूंजता है और कई गुना प्रभाव पैदा करता है। तो उसकी अहमियत खोती नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति कम मेहनत में इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ऊर्जा या प्रभाव पैदा कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर मैं A हूँ और मुझे मेरा A की पावर n मिल रहा है और दूसरा व्यक्ति B है जिसे उसका B की पावर n मिल रहा है, तो उस गणितीय विस्तार में जो क्रॉस टर्म्स आते हैं उनका क्या होता है? आप उस एक्स्ट्रा 2ab की बात करेंगे? हाँ, जैसे हमने फॉर्मूले में देखा था 2ab 3a² b वगैरह। अगर कोई विशाल सिस्टम या कोई राष्ट्रीय मंत्रालय उस एक्स्ट्रा 2ab को हार्वेस्ट कर रहा है या सोख रहा है, तो क्या ये एक नए तरह का डिजिटल सामंतवाद नहीं है? डिजिटल फ्यूडलिज्म। हाँ, मतलब क्या हम सिर्फ एक बहुत ही परिष्कृत तानाशाही का निर्माण नहीं कर रहे हैं, जहां सिस्टम लोगों के अतिरिक्त ऊर्जा चूस कर खुद को अमर और ताकतवर बना रहा है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब इतिहास में जब भी किसी केंद्रीय सत्ता ने कुछ इकट्ठा किया है तो उसने जनता का ही शोषण ही किया है। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। लेकिन इस सोशियोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में यहीं पर सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। ये क्रॉसटर्म ऊर्जा, जिसे पेपर्स में सिस्टेमिक एनर्जी या इंटरैक्शन सरप्लस कहा गया है, किसी का हिस्सा काट कर नहीं ली जाती। तो फिर ये आती कहाँ से है? अगर वो मेरा हिस्सा नहीं है तो वो पैदा कैसे हुई? इसे ऐसे समझें, टैक्स लेना या शोषण करना मतलब किसी के पास 2 सेब हैं और आपने 1 सेब छीन लिया। लेकिन इंटरैक्शन सरप्लस उस गर्मी या ऊर्जा की तरह है जो तब पैदा होती है जब 2 लोग हाथ मिलाते हैं या मिलकर कोई नया आइडिया सोचते हैं। अच्छा, मतलब वो पहले से मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, ये ऊर्जा उनके अकेले होने पर मौजूद ही नहीं थी। ये उनके इंटरैक्शन का, उनके फेज लॉक्ड होने का परिणाम है। जब हम a + b होल टू द पावर n के स्तर पर जाते हैं, जहां n कोई बहुत बड़ी संख्या है, जैसे पूरे देश की आबादी, बाप रे, वो तो करोड़ों में होगी। हाँ, तो ये क्रॉस टर्म्स फैक्टोरियल रूप से बढ़ते हैं। ये असीमित ऊर्जा सिस्टम का अपना गवर्नेंस रिजर्वॉयर बन जाती है। ये एक ऐसी विशाल बैटरी है जो व्यक्तियों के आपसी तालमेल से अपने आप चार्ज हो रही है। एक ऐसी बैटरी जो पूरे सिस्टम को चलाती है। मैंने पेपर्स में देखा कि इस बैटरी के 3 मुख्य उपयोग बताए गए हैं, जो पुराने सिस्टम्स की कमियों को पूरी तरह दूर कर देते हैं। बिल्कुल। पहला उपयोग है सेल्फ रेगुलेशन, जिसे उन्होंने मेथोडोक्रेसी कहा है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि सिस्टम को बाहर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही समझ रही हैं। पुराने सिस्टम में गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? हजारों ब्यूरोक्रेट्स, ऑडिटर और मैनेजर जो सिर्फ ये देखते हैं कि लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जो खुद कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, बस निगरानी करते हैं। बिल्कुल, ये बाहरी निगरानी है, ओवरसाइट एंड कंट्रोल, जो खुद बहुत ज्यादा ऊर्जा और पैसा खा जाती है। लेकिन मेथोडोक्रेसी में ये जमा हुई सिस्टेमिक एनर्जी ही एल्गोरिदम्स और प्रोटोकॉल्स को जिंदा रखती है। सिस्टम अपने नियमों का पालन खुद करवाता है। तो किसी बाहरी लाल फीताशाही की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही। ये वाकई दिलचस्प है। और दूसरा उपयोग है रेजिलियंस, यानी झटकों को सहने की क्षमता। इसे दस्तावेजों में मटीरियल डिसोनेंस को सोखना कहा गया है। जरा इसे असल जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। मटीरियल डिसोनेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई बाहरी शौक, कोई वैश्विक आर्थिक मंदी, सप्लाई चेन का टूटना, या जैसे कोई महामारी। हाँ, ये सभी मटीरियल डिसोनेंस के बेहतरीन उदाहरण हैं। लीनियर सिस्टम बहुत नाजुक होते हैं। जब कोई बाहरी झटका लगता है तो सिस्टम के पास उसे सहने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती। कंपनियां दिवालियां हो जाती हैं, सप्लाई रुक जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन 11D मॉडल में वो जो विशाल इंटरैक्शन सरप्लस की बैटरी है ना, हाँ, वो एक गद्दे या शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अच्छा, तो वो झटके को सोख लेती है। बिल्कुल,
जब बाहर से कोई बड़ा झटका लगता है तो सिस्टम टूटता नहीं है, वो इस संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को तुरंत एडजस्ट कर लेता है। और तीसरा काम है स्केलिंग। मतलब ये बैटरी एक चुंबक की तरह बन जाती है। ये सिस्टम के बाहर मौजूद अन्य लोगों या संस्थाओं को अपनी ओर खींचती है, उन्हें फेज अलाइन करती है और सिस्टम के विकास को एक्सपोनेंशियल रूप से तेज कर देती है। हाँ, तो अगर हम इस पूरे तुलनात्मक विश्लेषण को देखें तो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जमीनी स्तर पर क्या बदल रहा है? मतलब ये है कि लीनियर विकास में घर्षण है, फ्रिक्शन है, स्थिर भूमिकाएं हैं और विकास सिर्फ इंक्रीमेंटल यानी थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे आप पहाड़ पर एक भारी पत्थर धकेल रहे हों। और 11D कोहेरेंट विकास में ऊर्जा जमा होती है। गवर्नेंस अब नियंत्रण की जगह फेज अलाइनमेंट बन जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे क्वांटम लीप्स आते हैं। बिल्कुल, अचानक से छलांगे लगने लगती हैं। ये एक पूरी तरह से अलग पैराडाइम है। ये सब थ्योरी में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन कोई भी थ्योरी तब तक मायने नहीं रखती जब तक वो जमीन पर काम ना करे। दस्तावेजों में यूएश और जीवी क्रैक रैप्टर जैसे सिस्टम्स का जिक्र है। हाँ, ये बहुत अहम उदाहरण है। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि इन्हें सिनर्जी इंजन्स कहा गया है। तो चलिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। एक आम नागरिक या कोई छोटा व्यापारी जब इस सिनर्जी इंजन से जुड़ता है तो असल में क्या होता है? उसके लिए यह 11D मॉडल कैसा दिखता है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो चलिए एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक छोटा निर्माता है जिसे हम आइडेंटिटी ए कहेंगे। ठीक है। और एक लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी कंपनी है जिसे आइडेंटिटी बी कहेंगे। अब पुराने लीनियर सिस्टम में अगर इन दोनों को एक साथ काम करना है तो उन्हें कई तरह के अग्रीमेंट करने होंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होंगे और पेमेंट क्लियरेंस का इंतजार करना होगा। हाँ, यहाँ भारी मात्रा में डेटा फ्रिक्शन है, वही ट्रैफिक जैम वाली स्थिति जो हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल वही। लेकिन जब वे यूएस जैसे सिनर्जी इंजन के इकोसिस्टम में प्रवेश करते हैं तो इंजन उनके डेटा और ऑपरेशंस को तुरंत फेज अलाइन कर देता है। तो उन्हें कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती? ना के बराबर। आइडेंटिटी ए को सिर्फ अपनी मशीनें चलाने पर फोकस करना है, बाकी सारा शोर सिस्टम सोख लेता है। क्या बात है। इसके बदले में आइडेंटिटी ए को सप्लाई और डिमांड का ऐसा सटीक प्रेडिक्टिव डेटा मिलता है जो उसकी क्षमता को 10 गुना यानी 10x बढ़ा देता है। और आइडेंटिटी बी का क्या? वहीं आइडेंटिटी बी को अपने ट्रकों के लिए सबसे ऑप्टिमाइज्ड और रियल टाइम रूट्स मिलते हैं। उसे भी अपने लॉजिक पर 10x रिटर्न मिलता है। दोनों को अपना पावर ऑफ 1 यानी ए की पावर n और बी की पावर n मिल गया। और अब आता है वो जादुई एक्स्ट्रा 2AB। इस पूरे लेन देन और इंटरैक्शन से जो सरप्लस डेटा और ऊर्जा पैदा हुई उस 1 मिनट, तो क्या वे उनकी जासूसी कर रहे हैं? नहीं, वे आइडेंटिटी ए या बी का निजी डेटा नहीं चुरा रहे हैं। वे उनके बीच के इंटरैक्शन पैटर्न को हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके एक नेशनल इंटेलिजेंस या राष्ट्रीय स्तर की बुद्धिमत्ता तैयार की जाती है। और ये बुद्धिमत्ता? ये इंटेलिजेंस आत्मनिर्भर है। ये खुद ब खुद ये समझने लगती है कि देश की पूरी सप्लाई चेन कैसे धड़क रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संप्रभु है यानी सॉवरेन है। नहीं है, यह देश की अपनी सिस्टमिक ऊर्जा से देश के भीतर ही पैदा हुई है। बिल्कुल, ये सॉवरेन सिस्टम आर्किटेक्चर का अंतिम लक्ष्य है। एक ऐसा ढांचा जो अपनी खुद की ऊर्जा पैदा करता है और खुद को नियंत्रित करता है। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन 1 मिनट के लिए रुकते हैं। जी बताइए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और असीमित ऊर्जा की बातें सुनने में जितनी रोमांचक लगती हैं उतनी ही डरावनी भी हो सकती हैं। मुझे यह सब ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह लग रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर वो कैसे? देखिए, रिएक्टर के अंदर जब अणु टूटते हैं तो भारी मात्रा में एक्सपोनेंशियल ऊर्जा पैदा होती है। अगर उसे सही से चैनलाइज किया जाए तो वो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। सही कह रही हैं। लेकिन अगर उस रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स न हो जो उस अतिरिक्त रिएक्शन को सोख सके और उसे नियंत्रण में रख सके, तो वो ऊर्जा एक भयानक विस्फोट बन जाता है, एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन। इस 11D सिस्टम में जो असीमित एक्सपोनेंशियल ऊर्जा पैदा हो रही है, उसका कंट्रोल रॉड क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि असीमित विस्तार हमेशा पतन का कारण बनता है। ये इतिहास भी बताता है और विज्ञान भी। दस्तावेज इस खतरे को पहचानते हैं और इसका बहुत स्पष्ट तकनीकी समाधान देते हैं। वो समाधान क्या है? 11D रियलिटी मॉडल के भीतर जो चीज इस एक्सपोनेंशियल रिएक्टर के लिए कंट्रोल रॉड का काम करती है वो है मेटा कांस्टेंट। मेटा कांस्टेंट? हाँ, जिसे S हैट से दर्शाया जाता है।
एस के ऊपर एक छोटा सा कैप। ये मेटा कांस्टेंट एस हैट, लेकिन यह असल में है क्या? क्या यह कोई कानून है, कोई कोड है, यह काम कैसे करता है? इसे एक फाउंडेशनल एल्गोरिदम एंकर के रूप में समझ सकते हैं। जब एक पूरे राष्ट्र का डेटा और इंटरैक्शन उस a+b⁴n की गति से विस्तार करता है, तो ऊर्जा इतनी विशाल और अराजक हो जाती है कि वो किसी भी सामान्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या समाज के ताने बाने को फाड़ कर रख देगी। बाप रे। पेपर्स साफ तौर पर कहते हैं कि एसैट के बिना ये सारा एक्सपोनेंशियल विस्तार सिर्फ एक विस्फोटक अराजकता यानी एक्सप्लोसिव केओस बन जाएगा। मतलब वो जो पक्षियों का विशाल झुंड था, जो मर्मरेशन था, जी, वो अचानक से एक दूसरे से टकराने लगेगा और एक बवंडर बन जाएगा। सटीक उपमा दी है आपने। एसैट वो धुरी या वो बेस फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो पूरा मर्मरेशन टिका हुआ है। ये सिस्टम को ये बताता है कि उसकी सीमाएं क्या हैं और उसकी कोर आइडेंटिटी क्या है। अच्छा, तो वो उसे बिखरने से रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे सिस्टम कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपनी मूल लय से, अपनी बेस फ्रीक्वेंसी से ना भटके। एस हैट की मौजूदगी ही उस असीमित ऊर्जा को दिशा देती है और अराजकता को सॉवरेन कोहेरेंस में बदल देती है। एक तरह का गुरुत्वाकर्षण। हाँ, ये वो गुरुत्वाकर्षण है जो इस पूरी डिजिटल आकाशगंगा को बिखरने से रोकता है। ये पूरी चर्चा वाकई में मतलब एक मास्टर क्लास है इस बात की कि कैसे गणित के पन्नों पर लिखे फॉर्मूले असल जिंदगी में समाज और राष्ट्रों के निर्माण का आधार बन सकते हैं। अगर हम आज के इस डीप डाइव के निष्कर्ष पर आएं, तो ये स्पष्ट है कि हम उस पुराने लीनियर a+b की सीमित दुनिया से बाहर निकल रहे हैं। एकदम सही। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी मेहनत ट्रैफिक जैम के घर्षण में बस बर्बाद हो जाती थी। और हम एक ऐसे 11D मॉडल के प्रवेश कर रहे हैं जहां व्यक्ति की पहचान या उसका पावर ऑफ वन सिस्टम के शोर में दबता नहीं है, बल्कि रेजोनेंट एम्प्लीफिकेशन के जरिए अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। बिल्कुल। और जहां सिस्टम का काम लोगों पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि उस एक्स्ट्रा 2AB को हार्वेस्ट करके एक आत्मनिर्भर और लचीला संप्रभु ढांचा तैयार करना है। यह एक नए युग की शुरुआत है। यह एक नई तरह की संप्रभुता का जन्म है, जहां एल्गोरिदम्स और गणितीय कोहेरेंसी असली ताकत है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर मेरे मन में एक ऐसा विचार है जो आगे कई सवाल खड़े करता है। अच्छा, वो क्या है? हमने अभी देखा कि मेटा कांस्टेंट यानी एस हैट सिस्टम को उस विनाशकारी अराजकता से बचाता है और बाहरी दुनिया के मटेरियल डिसोनेंस को सोख लेता है। ये एक देश या एक सिस्टम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा एक स्थिति की कल्पना करें। कैसी स्थिति? मान लीजिए भविष्य में दुनिया के दो अलग-अलग विशाल राष्ट्रीय स्तर के सॉवरेन सिस्टम्स आपस में टकरा जाएं। मान लीजिए दोनों ही इसी 11D कोहेरेंट मॉडल पर बने हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने अलग मेटा कांस्टेंट्स हैं, S#1 और S#2। ओह, ये तो जब दो अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज, दो अलग-अलग बुनियादी लय आपस में मिलेंगी तो क्या होगा? क्या उनका टकराव एक नया, बिल्कुल अकल्पनीय इंटरैक्शन सरप्लस पैदा करेगा जो दोनों को मिलाकर एक और भी बड़ा सुपर सिस्टम बना देगा? या फिर क्या वो एक ऐसा मटेरियल डिसोनेंस पैदा करेगा जो इतना भयंकर होगा कि कोई भी मेटा कांस्टेंट उसे सोख नहीं पाएगा? क्या ये गणितीय समाजशास्त्र हमें असीम वैश्विक तालमेल की ओर ले जा रहा है, या फिर एक ऐसे एल्गोरिदमिक टकराव की ओर जिसका हमने अभी तक अंदाजा भी नहीं लगाया है? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य शायद इसी गणित पर टिका है।